आप सभी का संविधान की इस क्रमबद्ध कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 1813 का राजलेख। 1813 का राजलेख। और हम देखने की ये कोशिश करेंगे कि 1813 का जो राजलेख था उसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, 1813 का राजलेख लाने की जो मूल आवश्यकताएं थी वो दो मूल आवश्यकताएं थी। एक तो ये था कि कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त करना। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना यानी कि जो कंपनी की मोनोपोली थी, कंपनी की मोनोपोली को समाप्त करना। देखिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इसको केवल इसी को व्यापार करने की अनुमति थी, इसके अलावा कोई और व्यापार नहीं कर सकता था। तो सबसे पहला जो 1813 के राजलेख लाने का कारण रहा वह ये रहा कि हम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है उसको समाप्त कर सकें। दूसरा इसका जो कारण था, दूसरा इसका ये कारण था कि जो ईसाई मिशनरियाँ थी, जितनी भी ईसाई मिशनरियाँ थी, ईसाई मिशनरियाँ यानी कि जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, ईसाई मिशनरियाँ भारत में और अधिक जो स्वतंत्रता यानी कि स्वायत्ता की मांग उठा रही थी, यानी कि ईसाई मिशनरियों की स्वायत्ता के लिए यानी कि ईसाई मिशनरियाँ भारत में जो अपना धर्म प्रचार है उसके लिए लगातार स्वतंत्रताएं मांग रही थी, यानी कि स्वच्छता की डिमांड कर रही थी। और इसी को देखते हुए 1813 का जो राजलेख था इसको लाया गया। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस राजलेख के अंदर क्या क्या प्रावधान हुए। तो प्रावधानों को हम क्रम से देखते हैं। पहला प्रावधान देखते हैं कि इस राजलेख के अंदर क्या प्रावधान आया। पहला प्रावधान तो ये आया कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई यानी कि अब जो ईसाई मिशनरियाँ थी वो भारत में धर्म प्रचार को कर सकती थी या भारत में धर्म प्रचार कर सकती थी। दूसरा जो मुख्य परिवर्तन 1813 के राजलेख में आया, दूसरा मुख्य परिवर्तन यह आया कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया यानी कि जो कंपनी की मोनोपोली थी, केवल व्यापार जो कर सकती थी वो कंपनी कर सकती थी, उस मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। और व्यापार करने का जो अधिकार था यानी कि सभी जो ब्रिटिश लोग थे, सभी ब्रिटिश लोगों को व्यापार करने की अनुमति दी गई। अब जो सारे ब्रिटिश लोग थे, जो सारे अंग्रेज नागरिक थे, वो क्या कर सकते थे, वो व्यापार कर सकते थे। लेकिन इससे पहले की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में केवल
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी को ही व्यापार करने का अधिकार था, यानी कि व्यापार पे उसी का मोनोपोली था, उसी का एक अधिकार था। लेकिन अब क्या हुआ, 1813 के राजलेख में ये जो व्यापारिक एकाधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया, और समाप्त करने के बाद जो प्रत्येक जो ब्रिटिश नागरिक था उसको व्यापार करने के अधिकार दे दिए गए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ दो जगह पे अब भी मोनोपोली जो थी वो कंपनी की रखी गई। एक तो यहाँ की जो भारतीय यानी कि जो चाय का जो व्यापार होगा, चाय का व्यापार, यानी कि चाय का व्यापार पे एकाधिकार अब भी किसका था, चाय के व्यापार पे अब भी एकाधिकार जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। और दूसरा, चीन के साथ जो व्यापार किया जाएगा, चीन के साथ व्यापार, तो चीन के साथ व्यापार करने पे भी अब भी मोनोपोली किसका था, यानी कि एकाधिकार किसका था, कंपनी का। तो देखिए चाय के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार कर सकती थी वो अब भी कौन करती थी, यानी कि अब भी उसके अधिकार कंपनी को ही प्राप्त थे। जबकि और परिस्थितियों में, यानी कि जो अन्य परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में जो व्यापार करने के अधिकार थे वो कंपनी से ले लिए गए और आम नागरिकों को दे दी गई। यानी कि मोनोपोली खत्म करने का यह अर्थ हुआ, एकाधिकार खत्म करने का अर्थ यह हुआ कि व्यापार को स्वतंत्र कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटिश व्यक्ति हो वो व्यापार कर सकता था। देखिए तीसरा बिंदु, जो तीसरा मेजर परिवर्तन 1813 के राजलेख में आया वह यह था कि जो भारतीय थे, भारतीयों की शिक्षा पर 1,00,000 रुपया, भारतीयों की शिक्षा पर 1,00,000 रुपया प्रतिवर्ष, 1,00,000 रुपया प्रतिवर्ष खर्च करना का प्रबंध किया गया। यानी कि 1813 के राजलेख में ये कहा गया कि हम भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च का प्रावधान कर रहे हैं और 1,00,000 रुपया हम भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। उसके बाद जो चारवां मेजर परिवर्तन इसके अंदर आया वह यह था कि जो स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं थी, जो स्थानीय संस्थाएं थी, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, उन संस्थाओं को कर लगाने के अधिकार दिए गए, उन संस्थाओं को कर लगाने के अधिकार दिए गए, कर लगाने की अनुमति उनको दी गई। फिर जो इसके अंदर मेजर परिवर्तन और देखने को मिले वो ये परिवर्तन थे कि जो कलकत्ता, जो कलकत्ता यानी कि बंगाल, कलकत्ता बंगाल, और जो बम्बई और मद्रास, ये जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, इन 3 प्रेसिडेंसियों के या इन 3 प्रेसिडेंसियों की जो सरकार थी, अगर वो कोई भी विधि बनाती है तो उस विधि को जो ब्रिटिश सम्राट था, ब्रिटिश सम्राट से अनुमति अनिवार्य कर दी गई। ब्रिटिश सम्राट से अनुमति अनिवार्य कर दी गई। देखिए 1813 के राजलेख में जो मुख्य परिवर्तन आए, मुख्य परिवर्तन इस प्रकार, पहला तो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। दूसरा, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया, एकाधिकार खत्म कर दिया गया, बस एकाधिकार को बनाए रखा। एक तो चाय के साथ इसको बनाए रखा और दूसरा चीन के साथ व्यापार पे एकाधिकार बनाए रखा कंपनी का। उसके बाद जो भारतीयों की शिक्षा थी, शिक्षा पे 1,00,000 रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया। जो स्थानीय संस्थाएं थी, स्थानीय संस्थाओं को कर लगाने के अधिकार दिए गए, स्थानीय संस्थाओं को कर रोपण के अधिकार दिए गए। जो 5वां मेजर परिवर्तन इसके अंदर आया वह यह था कि जो कलकत्ता, बम्बई
कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन 3 प्रेसिडेंसियों की सरकार थी। अगर इन तीनों की सरकार कोई कानून बनाती है, कोई विधि बनाती है, तो उस कानून को या विधि को ब्रिटिश सम्राट से अनुमति लेना आवश्यक था। अब हम देखते हैं 1833 का राजलेख। 1833 का राजलेख देखिए, 1833 के राजलेख में जो मुख्य परिवर्तन आए वो इस प्रकार थे। 1833 के राजलेख के अंदर एक तो कंपनी का जो व्यापार का अधिकार था, यानी कि व्यापार का लाइसेंस था, कंपनी का जो अधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए एक्सपेंड कर दिया गया, यानी कि 20 वर्ष की अनुमति उसको और दे दी गई। और बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए, जो 1833 का राजलेख था, 1833 के राजलेख के अंदर पहला परिवर्तन तो ये हुआ कि जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था, यानी कि जो कंपनी का व्यापार करने का लाइसेंस था, उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और जो बंगाल का गवर्नर था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल पूरे भारत का बनाया गया, इसके द्वारा या इस राजलेख के द्वारा देश की जो शासन प्रणाली थी उसका केंद्रीकरण कर दिया गया। इसके द्वारा, ये बहुत मुख्य पॉइंट है, इसके द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। देखिए, केंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन प्रणाली जो चलेगी वो अब केवल एक जगह से चलेगी, यानी कि उसका एक ही केंद्र होगा। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर था उस गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया। और उसी के साथ गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए। गवर्नर जनरल को, देखिए, अब गवर्नर जनरल जो है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो चुका है। तो गवर्नर जनरल को पूरे भारत के संबंध में विधि बनाने का अधिकार दिया गया। विधि बनाने का अधिकार दिया गया। देखिए, अब जो भारत का गवर्नर जनरल था, देखिए इससे पूर्व ये जो भारत का गवर्नर जनरल था ये पहले केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत के अंदर एक केंद्रीय जो शासन था या केंद्रीकृत जो शासन था उसकी नींव डाल दी गई। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल था, उसको पूरे भारत के संबंध में कानून बनाने की अनुमति उसको मिल गई या कानून बनाने का अधिकार उसको मिल गया। लेकिन ये जो इसका एक नियंत्रक मंडल होता था, जो नियंत्रक मंडल जो कंपनी की देखरेख के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यीय एक नियंत्रक मंडल बनाया गया था। और ये नियंत्रक मंडल वह मंडल था, नियंत्रक मंडल, देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि नियंत्रक मंडल वह मंडल था जिसके 6 सदस्य इंग्लैंड के अंदर होते थे और ये सदस्य
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या भारत के अंदर जो एक तरीके से जो राजनीतिक कार्य थे उन राजनीतिक कार्यों की देखरेख करते थे और ये पूरे तरह से ब्रिटिश जो क्राउन था, क्राउन के अधीन कार्य करते थे। तो ये जो नियंत्रक मंडल था, नियंत्रक मंडल जो था इस बनाए गए कानून को अमान्य घोषित कर सकता था या अपना कानून चला सकता था, अमान्य या अपना कानून बना सकता था। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत के संबंध में विधि बनाने के अधिकार दिए गए, लेकिन नियंत्रक मंडल के माध्यम से गवर्नर जनरल को बाउंड करने का, उसको एक सीमा में रखने का प्रयास किया गया। इसके माध्यम से जो नियंत्रक मंडल था, नियंत्रक मंडल गवर्नर जनरल के जो विधि बनाई गई थी उनको अमान्य घोषित कर सकता था और इतना ही नहीं, वह अपनी विधि बना के भी उसको लागू कर सकता था। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद में अभी कितने सदस्य थे? गवर्नर जनरल की परिषद में अभी तक 3 सदस्य थे। देखिए प्रारंभिक तौर पर 4 सदस्य थे, फिर उसके बाद एक सदस्य को कम किया गया, अब 3 हो गए, लेकिन अब एक सदस्य इसमें और बढ़ा दिया गया और उस जो एक सदस्य इसके अंदर बढ़ाया गया उसको कहा गया विधि सदस्य, उसको कहा गया विधि सदस्य। तो कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो गवर्नर की परिषद थी उसके अंतर्गत जो विधि सदस्य बनाया गया या विधि सदस्य की जो स्थापना की गई या विधि सदस्य का जो पद दिया गया वो कौन से राजलेख में दिया गया? तो 1833 के राजलेख में जो गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य थे उसमें एक सदस्य को बढ़ा दिया गया और अब सदस्यों की संख्या 4 हो गई और जो सदस्य बढ़ाया गया उस सदस्य को विधि सदस्य कहा गया। देखिए इस सदस्य को बैठक में जाने का अधिकार था, यानी कि इसको बैठक में शामिल होने का अधिकार था, ये बैठक में शामिल हो सकता था, लेकिन विधि सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं था। ये जो विधि सदस्य था, जो विधि सदस्य के पद पे जाता था, यानी कि विधि सदस्य यानी कि 4वां जो गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य था, ये सदस्य बैठक में शामिल हो सकता था लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं था। देखिए 1833 के राजलेख में एक विशेष बात, 1813 के राजलेख में एक विशेष बात थी कि 1813 के राजलेख में कंपनी का जो एकाधिकार था वो चाय से नहीं हटा और कंपनी का जो एकाधिकार था वो चीन के साथ व्यापार से नहीं हटा, लेकिन इन दोनों परिस्थितियों को 1833 के राजलेख में परिवर्तित कर दिया और 1813 के राजलेख में इन दोनों मोनोपोली को इसका खत्म कर दिया गया। चाय के साथ व्यापार को भी खत्म कर दिया गया, चीन के साथ व्यापार को भी खत्म कर दिया गया और अब जो कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दायित्व सौंप दिए गए। अब जो कंपनी थी, अब कंपनी प्रशासनिक कार्य भी देखेगी और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ जो राजनीतिक कार्य हैं उन राजनीतिक कार्यों की जिम्मेदारी भी किसको दी गई? राजनीतिक कार्यों की जिम्मेदारी भी कंपनी को दी गई। उसके बाद हमारे पास नए बिंदु की ओर हम चल रहे हैं और नया बिंदु देखते हैं। देखिए यहाँ जो हमारे पास विधियां थी, जो 1833 के राजलेख में जो विधियां थी या जो विधि या जो कानून बनती थी, उन कानून को संहिताकरण, उनका संहिताबद्ध उनको किया गया। उनको संहिताबद्ध करने के बाद यानी कि उनको क्रमबद्ध किया गया या संहिताकरण किया गया और उसके लिए गवर्नर जनरल को जो एक समिति गठित करने का या गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। यानी कि अब जो विधियां थी उन विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए, संहिताबद्ध का मतलब उनको क्रमबद्ध करने के लिए, उनका लेखन करने के लिए गवर्नर जनरल को आयोग बनाने की अनुमति दी गई। अब गवर्नर जनरल एक आयोग का निर्माण कर सकता था और जो आयोग क्या करेगा? जो विधियों को संहिताबद्ध करने का काम करेगा। एक ऐसे आयोग की स्थापना करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। इसी के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में
एक 4 सदस्यीय विधि आयोग बना। इसके अंदर 4 सदस्य बनाए गए और एक 4 सदस्यीय विधि आयोग बनाया गया। और इस 4 सदस्यीय विधि आयोग को बनाने के बाद देखिए कई बार प्रश्न ये बनता है कि जो 4 सदस्यीय विधि आयोग था वो कब बनाया गया था। तो 4 सदस्यीय विधि आयोग मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में बनाया गया था। और इसका जो प्रावधान था 1833 के राजलेख में था, जिसमें यह कहा गया था कि गवर्नर जनरल जो है अपनी, यानी कि गवर्नर जनरल जो विधियां हैं, जो कानून हैं, उन कानूनों के संहिताकरण के लिए आयोग को गठित कर सकता है। तो इसी के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग बनाया गया था और ये 4 सदस्यीय विधि आयोग 1834 में बना था। उसके बाद नया परिवर्तन देखते हैं 1833 के राजलेख के अंतर्गत क्या परिवर्तन आया। देखिए इस एक्ट के तहत, यानी कि इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया, यानी कि दास प्रथा को अमान्य कर दिया गया। 1833 के राजलेख का मुख्य बिंदु यह था कि इसके अंदर दास प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया गया और अंततः 1843 के अंदर उसका पूरे तरह से उन्मूलन कर दिया गया, यानी कि दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। ये बहुत मुख्य प्रश्न है कि दास प्रथा को अमान्य कब किया गया। तो दास प्रथा को अमान्य 1843 में किया गया, जबकि दास प्रथा को विधि, यानी कि जो कानून के विरुद्ध घोषित जो किया गया, वो 1833 के राजलेख में किया गया। देखिए जो इस अधिनियम की धारा 87 थी, अधिनियम की जो धारा थी, अधिनियम की धारा 87, इसके अंतर्गत ये प्रावधान किए गए कि कंपनी जब भी अपने कर्मचारियों का चयन करेगी, कंपनी जब भी अपने कर्मचारियों का चयन करेगी तो चयन करते हुए वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। वह धर्म के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती, वह जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती, और वह मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती, वह रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। ये सारे प्रावधान जो थे, ये सारे प्रावधान 1833 के राजलेख में आए, यानी कि इसके अंदर अधिनियम की धारा 87 में ये कहा गया कि जब कंपनी अपने कर्मचारियों का चयन करेगी तो वह धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर और रंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहरा सकती। ये प्रावधान भी जो 1833 के राजलेख में किए गए। उसके बाद इसमें जो मेजर परिवर्तन आए, मेजर परिवर्तन और परिवर्तनों को हम देखते हैं। और देखिए यहाँ गवर्नर जनरल को एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया, यानी कि गवर्नर देखिए ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार दिए गए, और गवर्नर जनरल को पूरे देश का बजट एक साथ प्रस्तुत करने के अधिकार दिए गए। गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए एक ही बजट तैयार करने के अधिकार दिए गए। देखिए 1833 के राजलेख के अनुसार
जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको राजस्व के संबंध में, रिवेन्यू के संबंध में सारे अधिकार दे दिए गए। और जो गवर्नर जनरल संपूर्ण देश के लिए जो अब अलग अलग जो प्रेसिडेंसियां थी, अब अलग अलग प्रेसिडेंसियों के बजट ना के अब पूरे भारत का एक ही बजट जो बनाने का अधिकार दिया गया, वो किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को दे दिया गया। देखिए इसी के अनुसार जो लॉर्ड मैकाले और ऐसा कह सकते हैं कि इसी के अनुसार जो भारत में संविधान निर्माण के आंशिक संकेत देखने को मिले, इसी अधिनियम में भारत में संविधान निर्माण के संकेत देखने को मिले। देखिए आज हमने 1813 का राजलेख पढ़ा और 1833 का राजलेख पढ़ा, और इनके अंदर इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, इनको बनाने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी, इनके प्रभाव क्या क्या पड़े। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।